नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी में। दोस्तों, हमने जो है अपनी पिछली क्लासेस में जो कवर करी थी टॉपिक, वो थी अपनी फंडामेंटल राइट के बारे में, जो थी भाग 3 की टॉपिक। भाग 3 की टॉपिक जो थी फंडामेंटल राइट्स, जिसमें जो है मुख्यतः मूल संविधान में तो हालांकि 7 जो है मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया था, पर क्या हुआ कि कुछ ये संविधान संशोधन के तहत जो है एक संविधान संशोधन की गई थी, और उस संविधान संशोधन का नाम है 44वां संविधान संशोधन। कब की गई थी? तो 1978 में। इसके तहत क्या किया गया कि मौलिक अधिकार में से एक मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार है, उसे जो है मौलिक अधिकार से निकाल करके विधिक अधिकार में जोड़ दी गई। और विधिक अधिकार में कौन से आर्टिकल में ये जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया विधिक अधिकार के आर्टिकल नंबर 300 के तहत इसको जो है 300 में जोड़ दी गई है। तो कुल मिलाकर के जो अब अपने पास कुल मिलाकर के 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं, और हमने जो है इन 6 के 6 मौलिक अधिकार को जो अपने पिछले कुछ क्लासेस में कवर कर ली है, और जिसके वजह से जो है अपनी मौलिक अधिकार यानी कि जो संविधान की भाग 3 की जितनी भी टॉपिक्स थी, आर्टिकल्स थी, संविधान की 3 की जो जितनी भी टॉपिक्स थी, आर्टिकल थी, मैंने आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक अगर बात करें कि पार्ट नंबर 3 यानी कि भाग 3 में आर्टिकल अनुच्छेद नंबर जो है 12 से लेकर के 35 तक जितने भी मौलिक अधिकार से रिलेटेड अनुच्छेद थे, उसे हमने जो है अपनी बाकी पिछली की क्लासेस में कंप्लीट कर ली थी। और आज की जो अपनी क्लासेस शुरू होने वाली है, वो होने वाली है अपनी इसके अगले वाला भाग, भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 कहता है अपना भारत के संविधान का डीपीएसपी रूल, जिसे फुल फॉर्म कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर हिंदी में अगर बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी इसे कहते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे आज की टॉपिक। आज की टॉपिक रहेगी अपनी संविधान का भाग 4, जिसे हम डीपीएसपी के रूप में जानते हैं, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर हिंदी में से इसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले पार्ट 4। पार्ट 4 किसकी बात करता है हमारे साथ? तो डीपीएसपी। और ये डीपीएसपी क्या है? तो डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हमें बताता है। अगर बात करें या क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के बारे में संविधान के कौन से भाग से हमें पता चलता है, तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो है हमें संविधान के भाग नंबर 4 से पता चलता है, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर इन शॉर्ट में कहते हैं हम लोग इसे डीपीएसपी। अच्छा, डीपीएसपी में क्या क्या चीज़ें आती है वो पढ़ने से पहले, वो शुरू करने से पहले हम आपको ये भी चीज़ बताना चाहेंगे कि ये जो डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हमने ये अडॉप्ट कहाँ से करी, हमने ये लिया कहाँ से? तो हमने जो है डीपीएसपी अडॉप्ट करी थी अपने संविधान में जो रहा है, ये लिया था हमने आयरलैंड से। कहाँ से? तो हमने आयरलैंड से लिया था। डीपीएसपी अडॉप्टेड फ्रॉम आयरलैंड। तो हमने कहाँ से लिया था ये? तो हमने लिया था ये आयरलैंड से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने लिया था आयरलैंड से। डीपीएसपी वाज अडॉप्टेड फ्रॉम आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन। हमने वहाँ के संविधान से जो है डीपीएसपी पिक करी थी, और अपने संविधान में जो है इसे लगाया गया। और डीपीएसपी अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बताता है। अच्छा, अगर बात करें ये जो डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आते हैं? तो इसमें आते हैं आर्टिकल नंबर जो है 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक। जैसे पिछले अपनी जो भाग थी संविधान की, भाग नंबर 3, जिसमें जो है मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया था, उसमें 12 से 35 तक कवर होती थी। उसी तरह जो है भारत के संविधान के भाग 4 यानी कि डीपीएसपी में जो है संविधान डीपीएसपी में जो है आर्टिकल नंबर कवर होते हैं अपने 36 से लेकर के
51 तक, ठीक है। और ये चीज़ हमने अडॉप्ट करी थी आयरलैंड से। अच्छा, अब चलिए इसके आर्टिकल्स को देखने शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले अगर बात करें तो क्या चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले आर्टिकल शुरू करने से पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो डीपीएसपी है, एक तो मैंने बता दी कि ये अडॉप्ट कहाँ से करी गई थी, तो आयरलैंड से अडॉप्ट करी गई थी। अच्छा, ये जो डीपीएसपी है इसको इस्टेब्लिश किसने किया था, कैसे किया गया था, तो ये वेलफेयर जो है पब्लिक वेलफेयर स्टेट के लिए इस्टेब्लिश करी गई थी। तो किस लिए अगर बात करें तो इसने क्या करा, ये एक इस्टेब्लिश करी क्या, पब्लिक वेलफेयर स्टेट के लिए, ठीक है। इस्टेब्लिश पब्लिक वेलफेयर स्टेट, तो पब्लिक वेलफेयर स्टेट के लिए जो इसको इस्टेब्लिश किया गया था। चलिए अब जो है अब हम लोग इसके कुछ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने शुरू करते हैं। अगर बात करें इसके आर्टिकल नंबर, सबसे पहला आर्टिकल नंबर कौन सा है, तो यह शुरू ही होता है आर्टिकल नंबर 36 से। तो सबसे पहला आर्टिकल नंबर आएगा इसका 36। तो 36 नंबर आर्टिकल इसमें क्या कहता है, अगर बात करें कि 36 नंबर अनुच्छेद जो है भारत के संविधान का भाग 4 वाली राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेद नंबर 36 वो क्या कहता है, तो ये जो है राज्यों का परिभाषा बताता है। क्या बताता है, तो राज्यों का जो है परिभाषा बताता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यों का परिभाषा बताता है, तो अनुच्छेद नंबर जो है 36 जो है राज्यों की परिभाषा बताता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का परिभाषा बताता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अच्छा, ये हो गई। इसके जस्ट बाद आता है अपना अनुच्छेद नंबर 37, 37 की अगर बात करें क्या होता है, तो 37 जो है अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 37 ये कहता है हमें कि जो डीपीएसपी है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, ये जो है कोर्ट में प्रवर्तनीय नहीं होगा। क्या है कि कोर्ट में प्रवर्तनीय जो है ये नहीं होगा। तो लिख लेंगे कि डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्सिबल इन कोर्ट, डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्सिबल इन कोर्ट। तो कोर्ट में जो है डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं होगा। इन्फोर्सिबल का मतलब होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इन्फोर्सिबल का मतलब होता है प्रवर्तनीय। तो ये जो है डीपीएसपी ये कोर्ट में जो है प्रवर्तनीय नहीं होगा। अनुच्छेद नंबर 37 जो है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो अनुच्छेद नंबर 37 में कहता है कि जो डीपीएसपी है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, ये किसी भी प्रकार से जो है कोर्ट में प्रवर्तनीय नहीं होगा। अच्छा, एक केस आया था, बड़ी इंपॉर्टेंट केस आई थी, मिनर्वा मिल्स की केस आई थी, 1980 की बात है, लिख लेंगे मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स केस। तो ये मिनर्वा मिल्स केस जो आई थी 1980 की ये केस है। इस केस के तहत क्या बयान आया, या फिर जो इस केस के तहत जो है क्या रिजल्ट आया, इस केस ने रिजल्ट क्या दिया, इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला क्या सुनाया, अगर बात करें इसकी, तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो मौलिक अधिकार है और जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है यानी कि फंडामेंटल राइट्स, और जो है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे कहते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो है दोनों के दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। क्या है कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। ये चीज़ कब कही थी, तो ये चीज़ जो है मिनर्वा मिल्स केस जब आया था 1980 में, तब कहा गया था कि फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार तथा डीपीएसपी यानी कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो लिख लेंगे कि बोथ कौन सा, क्या बोथ, तो बोथ मतलब फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स
एंड डीपीएसपी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या रहेंगे, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट रहेंगे। ये चीज़ कब कही गई थी, तो ये चीज़ जब मिनर्वा मिल्स केस आया था 1980 की बात है, तब कहा गया था कि मौलिक अधिकार और राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। ये हमें आर्टिकल नंबर 37 यानी कि अनुच्छेद नंबर 37 में बताया गया है। अच्छा, इसके बाद अपना आता है आर्टिकल नंबर 38, आर्टिकल नंबर 38। तो 38 नंबर जो अनुच्छेद है अपना, 38 नंबर आर्टिकल क्या कहता है अगर बात करें, तो 38 नंबर अपना कहता है पब्लिक वेलफेयर स्टेट के बारे में। क्या, पब्लिक वेलफेयर स्टेट। अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि डीपीएसपी क्या है, स्थापित क्या करता है, इस्टेब्लिश क्या करता है। तो डीपीएसपी इस्टेब्लिश करता है पब्लिक वेलफेयर स्टेट के बारे में। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ पे ये रहा, डीपीएसपी इस्टेब्लिश पब्लिक वेलफेयर स्टेट। तो ये जो पब्लिक वेलफेयर स्टेट है डीपीएसपी में, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, डीपीएसपी में जो है पब्लिक वेलफेयर स्टेट, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, तो क्या बताएंगे हम लोग, तो ये हम बताएंगे अनुच्छेद नंबर 38 में लिखा गया है। अनुच्छेद नंबर 38 में क्या लिखा गया है, तो पब्लिक वेलफेयर स्टेट, पब्लिक वेलफेयर स्टेट क्या चीज़, तो पब्लिक वेलफेयर स्टेट। इसका अगर हिंदी की बात करें, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, तो अगर हिंदी की बात करें कि अनुच्छेद नंबर 38 में, जो कि भाग 4 का अनुच्छेद है, 38 में क्या लिखा गया, तो कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया गया। क्या बताया गया, कल्याणकारी राज्य, जिसे कहते हैं पब्लिक वेलफेयर स्टेट। कल्याणकारी राज्यों के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है डीपीएसपी में। यहाँ क्या होता है कि यहाँ होता है कि अपने जो राज्य के लोग होते हैं उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए क्या करता है कि सामाजिक व्यवस्था की ना सुरक्षा किया जाता है, और जो है सर्वधर्म अपने काम करने का प्रयास की जाती है। और कुल मिलाकर के अगर बात करें इसमें, तो यहाँ पे प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना में भी जो है बताया गया है, क्या चीज़ बताया गया है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्यों के बारे में। तो अपने प्रेम्बल में भी एक कॉन्सेप्ट दी गई है, किसकी कॉन्सेप्ट, तो जस्टिस की कॉन्सेप्ट दी गई है। किसकी कॉन्सेप्ट दी गई है, तो जस्टिस, न्याय की कॉन्सेप्ट दी गई है प्रेम्बल में। और यही चीज़ जो है पब्लिक वेलफेयर स्टेट को भी इंडिकेट करता है। तो लिख लेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन द प्रेम्बल, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन द प्रेम्बल। तो प्रस्तावना में क्या किया गया है कि जस्टिस यानी कि न्यायिक प्रणाली के बारे में बताया गया है, और ये चीज़ पब्लिक वेलफेयर स्टेट को इंडिकेट करता है। और पब्लिक वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य के बारे में हमें संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद नंबर 38 में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें क्लियर हुई, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, ये होगी अपनी 38 नंबर। बात करें कि हमारी जो 39 नंबर आर्टिकल है, 39 नंबर, 39 नंबर, तो 39 नंबर आर्टिकल में क्या बताया गया है, तो 39 नंबर आर्टिकल में कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया है, कुछ वैसे रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है, कुछ ऐसे मेथड के बारे में बताया गया है जो है इम्पोर्टेंट होता है अपने संविधान में। और जो है 39 की ना कुछ सब क्लाउसेस हैं, तो इसके सब क्लाउसेस पढ़ेंगे। अगर बात करें 39 का पहला सब क्लाउसेस 39A के बारे में, तो 39A हमें क्या बताता है कि यहाँ पे क्या होता है कि सारे वुमेन और मेन, ऑल वुमेन एंड मेंस, मतलब सारे पुरुष तथा महिलाएं क्या होंगे, उनको समान जो है अवसर दिए जाएंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू ऑल मेंस एंड द वुमेन्स।
किस लिए दी जाएगी समान स्तर, तो उनकी ना आजीविका के लिए, लाइवलीहुड, जो लाइवलीहुड जिसे कहते हैं आजीविका के लिए, उनकी आजीविका के लिए सभी महिलाएं तथा जो है सभी पुरुषों को समान अवसर दिए जाएंगे उनकी अपनी आजीविका के लिए। तो ये चीज़ कहाँ बताता है अपना, तो ये चीज़ बताता है संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद नंबर 39 के पहले सब क्लाउज में। पहले सब क्लाउज में यानी कि ए में बताता है हमें कि सभी महिलाएं तथा सभी पुरुषों को समान अपॉर्चुनिटी यानी कि समान जो है अवसर दिए जाएंगे उनको उनकी जीविका के लिए। तो लिख लेंगे ऑल वुमेन्स एंड मेंस विल बी प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है, ऑल मेंस एंड वुमेन्स, सभी पुरुष तथा महिलाएं, विल बी प्रोवाइडेड, क्या होगा, विल बी प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान जो है अवसर प्राप्त होंगे उनको, समान अवसर दिए जाएंगे। ऑल मेंस एंड वुमेन्स विल बी प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर देयर लाइवलीहुड, फॉर देयर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका, आजीविका, लाइवलीहुड, सभी पुरुष तथा महिलाओं को उनको अपनी जीवन यानी कि आजीविका के लिए समान जो है अवसर दिए जाएंगे। ये हमें बताता है 39 के पहले सब क्लाउज में। और अनुच्छेद 39 के दूसरे सब क्लाउज यानी कि अगर बी की बात करें तो इसमें क्या बताता है, अगर बी की बात करें तो इसमें क्या बताता है कि, तो 39 बी कहता है हमें कि जो राज्य है यानी कि जो स्टेट है वो क्या करेगा कि जो लोग हैं देश में, राज्य में, राष्ट्र में रहने वाले जो लोग हैं उनकी कल्याण के लिए जो राज्य है उनको कुछ अलग अलग तरह के रिसोर्सेस प्रोवाइड कराएंगे, अलोकेट कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। क्या प्रोवाइड कराएंगे राज्य, तो जो लोग रह रहे हैं अपने भारत के जो नागरिक हैं उनको क्या करेंगे, मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम तौर पे यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उनको उनकी आजीविका के लिए क्या करेंगे कि उनकी आजीविका और उनकी लाइफ यानी कि उनका जो जीवन है उसको कल्याणकारी बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को वो अलोकेट करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। तो लिख लेंगे द स्टेट विल अलोकेट इट्स रिसोर्सेज, द स्टेट विल allocate इट्स रिसोर्सेस, राज्य क्या करेगा कि अपना जो है रिसोर्स, अपना जो मेथड है या फिर जो तरीका है या फिर जो जीवन जीने की मतलब प्रणाली है या फिर कल्याणकारी जो राज्य हैं मतलब राज्यों को कल्याण के लिए, राज्यों के कल्याण के लिए यानी कि उसमें रहने वाले लोगों को कल्याण के लिए क्या करेगा, अपना रिसोर्सेज क्या करेगा, स्प्रेड करेगा इन सच मैनर, अलोकेट करेगा, क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, अलोकेट करेगा इन सच मैनर दैट कि मैक्सिमम वेलफेयर, ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण, क्या, मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण के लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ पीपल्स, उनके लिए क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, इंश्योर करेगा, कैन बी इंश्योर्ड। तो अपनी 39 बी में क्या कह रहा है कि राज्य जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रिसोर्सेस हैं वो अलोकेट करेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स को उनके जो है जीवन शैली को जो है कल्याणकारी बनाने के लिए। ठीक है, तो यह हमें 39 के दूसरे सब क्लाउज यानी कि 39 बी में बताया गया। अच्छा, अगर 39 सी की बात करें कि 39 सी हमें क्या कहता है, 39 का सी क्या कहता है, तो 39 का सी कहता है
कि राज्य जो है वो प्रिवेंट करेगा, क्या करेगा प्रिवेंट, तो डिसेंट्रलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा। डिसेंट्रलाइजेशन, किस चीज़ की डिसेंट्रलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा राज्य अगर बात हो तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की जो है, सॉरी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं सेंट्रलाइजेशन, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। तो जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, आर्थिक रिसोर्सेज जो है उनको क्या करेगा, सेंट्रलाइजेशन के लिए, सेंट्रलाइज के लिए क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा और जो है समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, समान रूप से बांट देगा और सेंट्रलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा, आर्थिक रिसोर्सेज की सेंट्रलाइजेशन को जो है प्रिवेंट करेगा। तो लिखेंगे द स्टेट विल प्रिवेंट सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज और क्या करेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो लिखेंगे द स्टेट will prevent centralization क्या प्रिवेंट करेगा, तो सेंट्रलाइजेशन किस चीज़ का, तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को जो है सेंट्रलाइज करने के लिए प्रिवेंट करेगा और क्या प्रोवाइड करेगा, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समान रूप से बांट दिया जाएगा, बंटवा दिया जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ये थी अपनी 39 के सी में चीज़ें बताई गई है, ये अपने 39 के सी में जो है चीज़ें बताई गई है। अच्छा, इसमें और भी सब क्लाउजेस है, अभी अपनी एक आध सब क्लाउजेस और है, जैसे 39 की डी हो गई, 39 की जो है डी हो गई। तो 39 की डी हमें कहता है कि समान कार्य के लिए समान तनख्वाह जो है मिलनी चाहिए, समान कार्यों के लिए समान तनख्वाह मिलनी चाहिए, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। अगर बात करें या क्वेश्चन आए कि वेयर द इक्वल वेजेस ऑफ इक्वल वर्क इज मेंशन्ड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन भत्ते का वर्णन कहाँ किया गया है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन भत्ते का वर्णन जो है अपने भारत के संविधान के भाग 4 जो कि डीपीएसपी के बारे में बताता है, उसके 39 नंबर जो अनुच्छेद है उसका सब क्लाउज डी में बताया गया इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क के बारे में। इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन भत्ता, हिंदी में भी लिख देता हूँ, समान कार्यों के लिए समान वेतन, एक समान कार्यों के लिए एक समान वेतन भत्ते का वर्णन भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद नंबर 39 के डी में किया गया है। ठीक है, समान कार्यों के लिए समान वेतन भत्ता। अच्छा, इसको ना 39 नंबर जो संविधान की जो 39 नंबर जो अनुच्छेद है इसका संशोधन भी किया गया था। तो संशोधन, अच्छा अभी मैंने आपको एक तो ये वाली ABCD बताई, एक आता है कैपिटल वाली, तो जहाँ भी कैपिटल वाली लगे वो समझ जाओ अमेंडमेंट को बताता है। किसको बताता है, तो ये बताता है अमेंडमेंट को, जिसको संशोधित किया गया। और ये स्मॉल में अगर ये रहे तो इसका मतलब है कि ये पहले से संविधान में था। कैपिटल ए का मतलब है कि चीज़ें चेंज की गई है, संशोधन किया गया है। ठीक है, तो एक संशोधन भी हुआ था 39A में, 39 की जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद में एक संशोधन हुआ था और तब से इसे जो इंडिकेट करते हैं 39 का कैपिटल ए इंडिकेट करते हैं। तो 39 नंबर जो अनुच्छेद है उसका संशोधन, तो एक संशोधन हुआ था संविधान में, कब हुई थी, तो वो थी 42वां संविधान संशोधन। कब हुई थी, तो 1976 में हुआ था। क्या हुआ था कि 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन फ्री लीगल एड के बारे में बताया गया था, जिसे लागू 1977 में किया गया था। तो अगर बात करें तो ये थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 AD का, 1976 में जो है इसे
ले आया गया था 42वां संविधान संशोधन। और ये किसके बारे में था? तो ये थी फ्री लीगल एड के बारे में, फ्री लीगल एड के बारे में। और इसे इन्फोर्स की अगर बात करें, लागू कब किया गया, तो इसको जो है इन्फोर्स किया गया, इन्फोर्स्ड इन 1977 AD, इसको लागू किया गया था 1977 में। है ये जो फ्री लीगल एड जो है अनुच्छेद नंबर 39 में जो जोड़ा गया था, इसको जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के बिल, 1976 का जो बिल था वो तब आया था, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन वाला, पर इसे लागू किया गया था 1977 में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि 42nd constitutional amendment which is indicating about the free legal aid was enforced in which year? Option number A 1977, option number B 1976, option number C 1975, ऑप्शन नंबर D 1974। तो इनको लागू किया गया था 1977 में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो पहला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा इस प्रश्न के लिए। अच्छा, ये हो गई अपनी सारी की सारी 39 नंबर आर्टिकल, ठीक है, 39 नंबर अनुच्छेद। इसमें कुछ नोट्स के पॉइंट्स लिख लेंगे, आप लोग नोट्स डाल लेंगे, नोट्स, और नोट्स के इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेंगे। नोट्स में क्या क्या पॉइंट आएंगे मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, नोट्स में हमने सबसे पहले तो एक नोट्स देखनी है नालसा की। किसकी? नालसा। अभी नालसा क्या भाई साहब? NALSA, इसको कहते हैं हम लोग नालसा। तो ये जो नालसा है इसकी स्थापना ना 9 नवंबर 1900 जो है, इसकी स्थापना 9 नवंबर 1900 जो है 95 में किया गया था। कौन से अधिनियम के द्वारा अगर किया गया था बात करें तो 1987 की अधिनियम के द्वारा किया गया था। किस पे आधारित थी? तो यह अनुच्छेद नंबर 39A पे आधारित थे। क्या थे? 39A पे आधारित थी। अच्छा, अगर बात करें कि ये नालसा है क्या, तो ये जो नालसा है ना, नेशनल लीगल सर्विस डे के बारे में बताता, सॉरी नेशनल, माफ़ी चाहूँगा, ये जो नालसा है अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, किसकी फुल फॉर्म? तो नालसा, NALSA, नालसा की फुल फॉर्म के बारे में अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी अपनी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, मीन्स राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। फुल फॉर्म सबसे पहले लिख लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, हिंदी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम लोग नालसा के रूप में जानते हैं। अगर बात करें कि ये जो भाई साहब नालसा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, स्टैब्लिश्ड की अगर बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 1995 को, 9 नवंबर 1995 को जो है नालसा की स्थापना हुई थी। कौन से अधिनियम के तहत हुआ था? तो बाय द एक्ट ऑफ 1987, 1987 के अधिनियम के तहत जो है 9 नवंबर 1995 को जो है नालसा की स्थापना जो है हुई थी। और 1995 में जो है नालसा लागू हो गया था, उस समय जो इसे इन्फोर्स हो गया था, ठीक है, उस समय जो है नालसा को लागू कर दी गई थी 1995 में। अच्छा, ये जो 1987 की अधिनियम के तहत नालसा की स्थापना हुई, ये 1987 का जो अधिनियम है कौन पे बेस्ड है, किस कौन से आर्टिकल पे बेस्ड है? तो ऑन आर्टिकल, बेस्ड ऑन आर्टिकल लिख लो कि अगर बात करें इसको स्थापना करने के लिए कौन से आर्टिकल को फॉलो किया गया है, ऑन द बेस्ड ऑन द आर्टिकल, कि कौन सा अनुच्छेद पे स्थित है, तो ये जो है 39A अमेंड जो किया गया था, जो जिस आर्टिकल, जिस अनुच्छेद में जो है संशोधन की गई थी 39A, तो 39A 39A अनुच्छेद के तहत जो है अधिनियम 1987 के तहत
नालसा को जो है 9 नवंबर को स्थापित किया गया और इसको जो है लागू की गई 9 नवंबर 1995 में, 9 नवंबर 1995 में। और ये जो नालसा है क्या है, अगर बात करें तो ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, नेशनल सेवा प्राधिकरण के रूप में जाना जाता है। अच्छा, ये जो 9 नवंबर डेट है ये बड़ी इम्पोर्टेंट डेट है। हम 9 नवंबर को एक डे सेलिब्रेट करते हैं। 9 नवंबर को जो है हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा डे है वो? तो वो है लीगल सर्विस डे। कौन सा? लीगल सर्विस डे, लीगल सर्विस डे। राष्ट्रीय विधिक दिवस, राष्ट्रीय विधिक दिवस, अगर बात आए कि राष्ट्रीय विधिक दिवस कब जो है सेलिब्रेट करते हैं हम, तो राष्ट्रीय विधिक दिवस जो है हम 9 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो नालसा की स्थापना के वजह से। नालसा की स्थापना जो कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना 9 नवंबर 1995 को हुई थी और उसी दिन जो ये लागू भी हुआ था, जो हुई थी 1987 के अधिनियम के तहत 39 आर्टिकल के बेस्ड पे। तो उसी दिन से जो है 9 नवंबर को जो हम नेशनल ये जो है लीगल सर्विस डे मनाते हैं यानी कि विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये थी अपनी नालसा की कहानी। इस तरह से जो अपनी आर्टिकल नंबर 39 होता है पूरी तरह समाप्त। एक बार रिवाइज कर लेंगे कि क्या थी। तो 39 का पहला सब क्लाउज कहता है हमें कि जो भी मेन होंगे और वुमेन होंगे, ऑल मेंस एंड वुमेन्स, उनको जो है समान अवसर दिए जाएंगे उनके आजीविका के लिए, लाइवलीहुड के लिए। और 39 बी कहता है कि स्टेट जो है रिसोर्सेस अलोकेट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है उनके जीवन के लिए, उनके जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए क्या करेगा? रिसोर्सेस जो है अलोकेट करेगा, प्रोवाइड करेगा। अच्छा, 39 सी कहता है कि स्टेट क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। किस चीज़ को? सेंट्रलाइजेशन को। किसके बेसिस पे? तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बेसिस पे जो है सेंट्रलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा और समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, डी कहता है कि समान कार्य के लिए जो है समान वेतन भत्ता मिलने चाहिए सभी को। ये कहता है 39 का डी। और 39 नंबर अनुच्छेद में एक संशोधन की गई थी जिसे कहते हैं हम 39A, विच वॉज 42nd 42वां संविधान संशोधन थी जो 1976 में आई थी। और इस संविधान संशोधन में क्या हुआ था? फ्री लीगल एड के बारे में बात करी गई थी और इसे लागू किया गया था 1977 में। कब लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 1977 में। ठीक है, और इसके बाद हमने नालसा के बारे में देख ली जो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसका स्थापना 9 नवंबर 1995 को हुई थी और ये बेस्ड थी 1987 वाले अधिनियम पे। और इसकी अगर बात करें अनुच्छेद की तो ये 39 के पहले 39 की अमेंडमेंट वाली जो स्टोरी है उस पे बेस्ड है, 39A पे। इतना थी अपनी 39 अनुच्छेद नंबर। अच्छा, इसके बाद चलिए चलते हैं कि अपनी 40वां अनुच्छेद क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 40, 40वां अनुच्छेद क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 40 क्या कहता है? तो आर्टिकल नंबर 40 जो है यह बताता है ग्राम पंचायत बनाने की बात करता है। क्या करता है? तो आर्टिकल नंबर 40 यानी कि 40 नंबर अनुच्छेद बताता है ग्राम पंचायत बनाने की, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। तो आर्टिकल नंबर जो है 40 वो बताता है ग्राम पंचायत बनाने की बात। क्या? तो आर्टिकल नंबर जो है 40 किसके बारे में अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 40 जो है ग्राम पंचायत बनाने की बात करता है। क्या करता है? तो ग्राम पंचायत बनाने की बात करता है। अगर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत बनाने की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है संविधान के, तो अनुच्छेद नंबर 40 में की गई है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये जो जोड़ी गई है ना ग्राम पंचायत बनाने की जो बात करी गई है आर्टिकल नंबर 40 में, अनुच्छेद नंबर 40 में,
ये महात्मा गांधी की कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। महात्मा गांधी ने एक कॉन्सेप्ट ले आया था ग्राम स्वराज वाला। कौन सा? तो ये महात्मा गांधी ने ना एक कॉन्सेप्ट ले आए थे ग्राम स्वराज वाला, उसी के बेस्ड पे ये जो चीज़ें जोड़ी गई थी। फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत की स्थापना के बारे में, शुरुआत के बारे में बताया गया। और पूछे किस पे बेस्ड है, किनके कॉन्सेप्ट पे, तो ये महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं लिख भी देता हूँ कि इट इज बेस्ड ऑन महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट। किनके कॉन्सेप्ट पे? बेस्ड ऑन महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट। तो महात्मा गांधी के कॉन्सेप्ट पे जो है ये बेस्ड है, महात्मा गांधी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इनकी कॉन्सेप्ट क्या थी? एक कॉन्सेप्ट थी ग्राम स्वराज की। क्या थी? तो एक कॉन्सेप्ट था इनका ग्राम स्वराज का। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत का जो निर्माण है, गठन जो है, ग्राम पंचायत का गठन, जिसके बारे में बात अनुच्छेद नंबर 40 में की गई है, ये जो है महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट तथ्य पे आधारित है, जो बताया था उन्होंने ग्राम स्वराज के बारे में। उनके बेसिस पे जो है इनका गठन हुआ है ग्राम पंचायत का, और ये अनुच्छेद नंबर 40 में लिखा गया। अच्छा, इनकी अगर बात करें कि लागू कब हुआ था, आर्टिकल नंबर 14 में जो ये ग्राम पंचायत की बात करी है, लागू कब हुआ था, तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है भाग 4 के भाग 9 के जो है आर्टिकल नंबर 243 ओ में इसे जोड़ा गया है। कहाँ पे जोड़ा गया है? तो इसकी ना एक संविधान संशोधन हुआ था और लागू हुआ था उस दिन, इन्फोर्स्ड 73वां संविधान संशोधन था। कैसा था? 73वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? तो 1992 में हुई थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, किस में जोड़ा गया? तो अपनी पार्ट जो है 9 भाग 9 जो है क्या बताता है, अनुच्छेद 243 जो है उसमें जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 ओ सब क्लाउज बना करके, ठीक है, वहाँ पे जोड़ा गया था ये चीज़ें। कौन से संविधान संशोधन की अगर बात करें तो ये थी अपनी 73वां संविधान संशोधन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जो है इसे पार्ट 9 यानी कि भाग 9 में उनके आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 243 के ओ सब क्लाउज में इसे जोड़ा गया। और अनुच्छेद 40 बताता है हमें ग्राम पंचायत का गठन के बारे में, जो बेस्ड थी महात्मा गांधी के कोड पे, तथ्य पे, कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि महात्मा गांधी की एक कॉन्सेप्ट थी ग्राम स्वराज, तो उन्हीं के कॉन्सेप्ट पे जो है ये बेस्ड है और जो है ये चीज़ लागू की गई थी, ठीक है। तो ये थी अपनी अनुच्छेद नंबर 40 की कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अच्छा, इसके बाद हमने देखने हैं कि भाई साहब अनुच्छेद नंबर 40 आपने देख ली, हमने देख ली, अब हमने देखने हैं अनुच्छेद नंबर 41 कि अनुच्छेद नंबर 41 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 41 क्या कहता है? द आर्टिकल नंबर 41 स्टेट्स व्हाट अबाउट। आर्टिकल नंबर 41 क्या कहता है? तो अगर बात करें कि देखो भाई साहब, आर्टिकल नंबर 41 आपको कहता है कि जो राज्य होंगे वो प्रोवाइड करेंगे क्या चीज़? तो एजुकेशन। क्या? एजुकेशन यानी कि शिक्षा, काम, और क्या? पब्लिक असिस्टेंस। पब्लिक असिस्टेंट, एक तो एजुकेशन, दूसरा वर्क, और तीसरा पब्लिक जो है असिस्टेंट। तो 41 नंबर क्या प्रोवाइड करेगा? 41 नंबर क्या कहता है कि 41 नंबर कहता है अपने को कि जो राज्य होंगे, राज्य जो है लोगों को, मतलब राज्य जो है लोगों को यानी कि जितने भी नागरिक हैं उन सभी को क्या करेगा राज्य? तो उनको शिक्षा प्रदान कराएगा, काम प्रदान कराएगा, और जो है सामाजिक या सार्वजनिक सहायता भी प्रदान कराएगा। द स्टेट विल प्रोवाइड एजुकेशन, वर्क एज वेल एज पब्लिक असिस्टेंस टू ऑल द पीपल, ठीक है। तो सभी नागरिकों को राज्य जो है शिक्षा, कार्य
और सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का बात करता है। अनुच्छेद नंबर 41 लिख लेंगे। द स्टेट विल प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेगा? एजुकेशन, वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस। एजुकेशन, वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा। किसको किसको? तो सभी नागरिकों को, टू ऑल पीपल। सभी नागरिकों को क्या क्या प्रोवाइड कराएगा? तो सभी नागरिकों को जो है राज्य शिक्षा प्रदान कराएगा, काम पर प्रदान कराएगा और सार्वजनिक सहायता प्रदान कराएगा। कौन प्रोवाइड कराएगा? राज्य। ये चीज़ कहाँ लिखा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 41 में लिखा गया है। ठीक है। अच्छा, इसकी अगर बात करें, तीन चीज़ आती है अपनी यहाँ पे। तीन चीज़ कौन कौन सी है इम्पोर्टेंट देखने की? एक तो एजुकेशन, शिक्षा प्रदान करा रहा है, दूसरा काम, और तीसरा पब्लिक असिस्टेंस। इन तीनों के बारे में हमने अभी पढ़ने, ये तीनों ही जो है इम्पोर्टेंट है। पहले देखेंगे कि भाई साहब अपनी एजुकेशन जो प्रोवाइड कराएगा राज्य सभी नागरिकों को, ये चीज़ हमें कहाँ बताया गया है? तो ज़रा पीछे पलटिए किताब को। अनुच्छेद नंबर 21A में हमने आपको बताया था शिक्षा के बारे में। अनुच्छेद नंबर 21 का ए, अनुच्छेद नंबर 21 का ए, यानी कि अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद नंबर 21 में क्या था? अनुच्छेद नंबर 21 में था राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार, और जो है व्यक्तिगत पर्सनल लिबर्टी के बारे में, व्यक्तिगत जीवन के लिए या फिर जीवन जीने का जो अधिकार है उसके बारे में अनुच्छेद नंबर 21 मैंने आपको पढ़ाया था। इनका जो है संशोधन करके 21 में जो है संविधान संशोधन किया गया था, हमने आपको बताया था। और संविधान संशोधन हुई थी 86वां संविधान संशोधन। कौन सी? तो 86वां संविधान संशोधन कब हुई थी? तो 2000 ईस्वी में। ठीक है, 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002 जो है 21 अनुच्छेद नंबर में किया गया था और 21A बनाया गया था। फिर मैंने आपको बताया था कि क्या करेगा वहाँ पर, जो 6 साल से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो है कंपलसरी और जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान होगा। क्या होगा? प्रोविजन टू प्रोवाइड चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years will given the rights टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये चीज़ मैंने आपको बताया था पिछले, कहाँ पे? तो सिटीजनशिप के बाद जो अपनी आती थी फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, उसमें हमने आपको बताया था शिक्षा के अधिकार में जो एक अपनी अधिकार थी सांस्कृतिक, यानी कि कल्चर एंड एजुकेशन, शिक्षा और जो है संस्कृति का अधिकार। तो उसमें हमने आपको 21 नंबर अनुच्छेद बताया था जिसको संशोधित करके, कौन सा संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन थी 2002 में करी गई थी, जिसके तहत बताया गया था कि जो 6 साल से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो है फ्री और जो है कंपलसरी, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है दी जाएगी, ये अधिकार है उनका। ये चीज़ बताया था। तो ये एजुकेशन वही तो है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि आर्टिकल नंबर 21A का जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का है, ये चीज़ हमें बताता है एजुकेशन के बारे में। अच्छा, वर्क हमने अभी तक नहीं देखा, इसके बाद आएगा अपना वर्क यानी कि कार्य। तो कार्य के बारे में हमने जो है अभी तक नहीं देखा, तो कार्य देख लेते हैं, वर्क देख लेते हैं। तो कार्य जो है अपना, एक हाल फिलहाल में नाम सुना होगा आप लोगों ने नरेगा का। किस चीज़ का? तो नरेगा का। नरेगा का नाम आपने सुना होगा, नरेगा का नाम आपने सुना होगा, जिसको कहते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या कहते हैं? तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये आई थी 2005 में। कब आई थी? तो
तो ये अधिनियम जो आया था 2005 में आया था, और इसको जो है स्थापित किया गया, इस्टेब्लिश करी गई 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को लिख ही लो आप लोग कि ये जो नरेगा है, ये जो नरेगा है जिसको कहते हैं हम लोग नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम कौन सी है? तो यह अधिनियम है एक्ट 2005 की। ये 2005 की अधिनियम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 की अधिनियम है। और इस 5 के अधिनियम के तहत इसको जो स्थापित किया गया 2006 में 2 फरवरी को, established on 2 Feb 2006 AD। तो 2 फरवरी 2006 को जो है नरेगा की स्थापना हुई। कौन से अधिनियम के तहत? तो 2005 की अधिनियम थी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के तहत जो है नरेगा की स्थापना 2 फरवरी 2006 को किया गया, जो लिखा गया अनुच्छेद नंबर 41 में। अच्छा, ये जो नरेगा नाम है आगे चल के जो है इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है, रीनेम्ड, नाम चेंज कर दी जाती है। अभी नाम चेंज करके क्या रखेगा? मनरेगा, मनरेगा नाम चेंज क्या कर दिया? पहले नरेगा था, बाद में इनका नाम चेंज करके क्या कर दिया? मनरेगा, रीनेम्ड एज मनरेगा। मनरेगा एम जो लगाया गया, तो एम महात्मा गांधी जी को इंडिकेट करता है, बाकी सारी चीज़ें वही रहेगा। तो इसका फुल फॉर्म या फिर नाम का मतलब क्या हो जाएगा मनरेगा का? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी रूरल महात्मा गांधी रूरल नहीं, रूरल, हाँ रूरल यहाँ भी चेंज कर लेंगे, रूरल महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कौन सा था? तो 2009 वाली थी, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट अधिनियम 2009 की थी, जिसके तहत जो है नरेगा का नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया, और इसको जो इन्फोर्स करी गई 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को इन्फोर्स किया गया। अच्छा, अभी एक और डेट आया 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर सबको पता होगा क्या है? बर्थडे ऑफ बापू, बर्थडे ऑफ गांधी। तो गांधी जी का जन्म दिवस है 2 अक्टूबर को। तो गांधी जी की जन्म दिवस पे ही जो है 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2009 के तहत जो है नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया। और नरेगा की स्थापना 2 फरवरी 2006 को हुई थी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम 2005 के तहत। ये थी अपनी वर्क के बारे में। अच्छा, एक बच रहा है अपना पब्लिक असिस्टेंस, वो भी लिख लेते हैं, पब्लिक असिस्टेंस। तो एक बच रहा है अपना पब्लिक असिस्टेंस के बारे में। अभी ये पब्लिक असिस्टेंस के बारे में हमने क्या जानने हैं? तो ये क्या होता है आपको मैंने अभी अभी बताया, इसका हिंदी होता है सार्वजनिक सहायता। क्या होता है पब्लिक असिस्टेंस का मतलब? तो इसका मतलब होता है सार्वजनिक सहायता। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बच्चों को, बूढ़ों को, विकलांगों को
ये सारे जो लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, विकलांग, तो ये सारे जो लोग हैं इनकी जो है सहायता की जाएगी। कब की जाएगी? जब ये बीमार पड़ेंगे या फिर जो है ये अनएम्प्लॉयड रहेंगे, या जिसको कहते हैं हम लोग बेरोजगार, भाषा में, नॉर्मल भाषा में, लोकल भाषा में क्या कहते हैं? बेरोजगार। तो जब ये लोग बेरोजगार होंगे, छोटे बच्चे जो हो गए, बूढ़े हो गए, डिसेबल्ड पर्सन, विकलांग हो गए, इन सारे लोगों को जो है सरकार क्या करेगा? सहायता करेगा अगर ये बीमार हो रहते हैं या फिर अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो इनके तहत क्या करेंगे कि गवर्नमेंट जो है इनकी हेल्प करेंगे। बीमार होने के केस में अभी अभी आपने एक नाम सुना होगा हाल ही में, आयुष्मान कार्ड के बारे में। किसका? तो आयुष्मान कार्ड के बारे में, जिस पे क्या होता है कि 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रॉमिस करी थी उसके बारे में आपने सुना होगा, जिसके तहत एक कार्ड बना के दी जाती है। उस कार्ड के प्रयोग से जो है 5 लाख तक का जो है इलाज आप करा सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहीं से मिलती है, पब्लिक असिस्टेंस से। ठीक है, तो पब्लिक असिस्टेंस क्या कहता है कि इट विल हेल्प चिल्ड्रंस, elderly, disabled people in time of illness and unemployment। लिख लेंगे कि it will help children's, elderly and disabled, बच्चे, बूढ़े और विकलांग, डिसेबल्ड पीपल, इन टाइम ऑफ, कब सहायता करेंगे? इन टाइम ऑफ इलनेस, जब वो बीमार रहेंगे, एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जब बेरोजगार भी रहेंगे। ठीक है, तो जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी या इलनेस होगा तो इस केस में सरकार क्या करेगा? पब्लिक असिस्टेंस के तहत जो है बच्चे, बूढ़े और विकलांग लोगों की सहायता करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताया तो आयुष्मान कार्ड, कौन सा कार्ड भाई साहब? तो आयुष्मान कार्ड, जिस पे जो है अभी 5 लाख रुपए की इलाज के बारे में बताया गया था, आयुष्मान कार्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपनी आज की कुछ इम्पोर्टेंट बातें। हमने आज के क्लास में क्या क्या देख लिया अगर बात करें तो भाग जो है 4 DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व शुरू करी थी। उसमें हमने देखी थी DPSP कहाँ से अडॉप्ट हुआ, तो DPSP जो हमने अडॉप्ट करी थी आयरलैंड से करे थे। अच्छा, उसके बाद इसमें आर्टिकल आते हैं अपने कुल मिला करके 36 से लेकर के 51 नंबर तक, जिसमें 36 नंबर कहता है राज्य की परिभाषा, 37 नंबर कहता है कि जो DPSP है वो कोर्ट में प्रवर्तनीय नहीं होगा, और मिनर्वा मिल्स 1980 के केस में क्या कहा गया था कि मौलिक अधिकार और DPSP दोनों ही कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, पूरक जिसे कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के पूरक है। अच्छा, 38 नंबर कहता है अपना कि पब्लिक वेलफेयर स्टेट के बारे में, और ये जस्टिस जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जस्टिस यानी कि न्यायिक कॉन्सेप्ट है प्रेम्बल का। ठीक है, प्रस्तावना की। 39 नंबर में हमने कुछ सब क्लाउजेस देखी थी जो आपको मैंने क्लियर कर दी। उसके बाद हमने देखी नालसा की, तो नालसा जो था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कहा जाता है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 में की गई थी 1987 के अधिनियम के तहत ऑन द बेसिस ऑफ 39th आर्टिकल, 39वां आर्टिकल जो संशोधित आर्टिकल है अनुच्छेद उसके तहत की गई थी। और 9 नवंबर को हम जो है लीगल सर्विस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि अनुच्छेद नंबर 40 में क्या था कि ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बात किया जाता है। और ये जो ग्राम पंचायत संगठन है ये महात्मा गांधी की एक कॉन्सेप्ट, एक कोट, एक थॉट पे बेस्ड था। वो थॉट था ग्राम स्वराज का, वो थॉट था ग्राम स्वराज। तो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के थॉट के बेसिस पे जो है ग्राम पंचायत का गठन जो है वो अनुच्छेद नंबर 40 में बताया गया हमें। इसके अलावा हमने देखा कि जो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है
भाग नंबर 9 के अनुच्छेद नंबर 243 के वो सब क्लॉज में ये चीज़ जोड़ी गई है। अच्छा, इसके बाद हमने आपको बताया कि अनुच्छेद नंबर 41 हमें कहता है कि शिक्षा कार्य और सार्वजनिक सहायता के बारे में बताता है कि राज्य जो है सभी को शिक्षा कार्य और जो है सार्वजनिक सहायता प्रदान करेगा। शिक्षा के बारे में हमने आपको पिछले भाग में बताया था, भाग 3 के अनुच्छेद नंबर 21, जो कि हमें बताता राइट टू लाइवलीहुड एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। उसी में हमने 21 नंबर आर्टिकल को जो संविधान संशोधित किया गया था, 86वां संविधान संशोधन 2000 में की गई थी, और बताया गया था कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक 6 साल से लेकर के 14 साल तक जो भी बच्चे हैं उनको जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान बताया गया था। तो ये थी अपनी एजुकेशन। वर्क में आ जाता है नरेगा, जिसको कहते हैं हम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट अधिनियम, जो है 2005 में आई थी, और इसको जो है चालू किया गया, इस्टेब्लिश करी गई 2 फरवरी 2006 को। और ये जो नरेगा, इसका नाम चेंज कर दिया गया मनरेगा। तो एम जो आ गया MA, तो MA से महात्मा गांधी हो जाएगा, बाकी सारा चीज़ सेम। तो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये आया था 2009 में। तो ये अधिनियम आया था 2009 में। तो महात्मा गांधी मनरेगा एक्ट 2009 वाला जो था, मनरेगा एक्ट 2009 के, ये जो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2009 के तहत जो है नरेगा का नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया, और इसको लागू किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। ये मैंने आपको बता दिया। और 2 अक्टूबर तो अपना स्पेशल डे है, बर्थडे किसका, बापू जी का, तो गांधी जी का। अच्छा, इसके अलावा हमने देखी पब्लिक असिस्टेंस यानी कि सार्वजनिक सहायता के बारे में। तो ये हमें क्या बताता है कि सार्वजनिक सहायता जो हमें कहता है कि ये क्या करेगा, बच्चे, बूढ़े और जो विकलांग लोग हैं उनकी सहायता करेगा जब वो बीमार रहेंगे या फिर अनएम्प्लॉयड रहेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल थी अपनी आयुष्मान कार्ड की, जहाँ पे 5 लाख रुपए देने का वादा प्रधानमंत्री कर रहे थे ना, बोल रहे थे भाइयों एवं बहनों आपको 5 लाख रुपए तक की जो है बीमारी की इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। आप लोगों ने ये भाषण डायलॉग सुना होगा। तो ये आयुष्मान कार्ड अपना वही है। तो 5 लाख रुपए तक की जो है निःशुल्क चिकित्सा कराने का प्रावधान आयुष्मान कार्ड हमें देता है। ये थी अपनी पब्लिक असिस्टेंस में। तो उम्मीद है, आशा है दोस्तों कि आपको जो टॉपिक ये समझ में आया होगा। संविधान का भाग 4 जो कहता है DPSP, इसमें अनुच्छेद नंबर 36, 37, 38, 39, 40 और 41 हमने इतने अनुच्छेद इसमें कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम 42, 43, 44, 45, 6, 7, 8, 9 और 50 और 51 कंप्लीट कर लेंगे अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले क्लासेस में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों।